गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हमने स्वप्रेरण के बारे में पढ़ाया था और उसके महत्व के बारे में पढ़ाया था। तो देखिए आज अन्योन्य प्रेरण क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन कि यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखें, ठीक है, दो कुंडलियां हमारे पास, इनको एक दूसरे के नजदीक रखा है और इनमें से एक कुंडली में बैटरी धारा नियंत्रक कुंजी जोड़ी हुई है इस कुंडली के सिरों के बीच, और दूसरी कुंडली के सिरों के बीच एक धारामापी गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है, ठीक है। और ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे के पास पास है। अब यदि पहले वाली कुंडली जिसके साथ बैटरी जोड़ी हुई है, अगर इस पहले वाली कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाए तो क्या हो जाएगा। इस पहले वाली कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करने से इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि धारा परिवर्तन से इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलने से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब पहले वाली कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी कारण इसके नजदीक रखी गई दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है, अगर मैं कह रहा हूं इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका मतलब है इससे लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इस कुंडली के तल से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, वो क्या कहलाएगी यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स। तो जो चुंबकीय बल रेखा यहां से इस पहले वाली कुंडली से गुजरेंगी, वही चुंबकीय बल रेखाएं करीब करीब वही चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी वाली कुंडली से भी गुजरेंगी, अगर ये पास पास है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है कि अगर पहले वाली कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसका अर्थ हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो निश्चित ही दूसरी वाली कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी क्या होगा, तब परिवर्तन होगा, अर्थात दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो होता क्या है इसके माने अंत में परिणाम क्या निकलता है। तो देखिए इसमें कि जब पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस कारण इसके नजदीक रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, और दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस दूसरी कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल जिसको हम स्मॉल ई से प्रकट कर रहे हैं वो उत्पन्न हो जाता है। इस दूसरी कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो दूसरी कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस कारण से इस दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। दोबारा सुनिए इसको एक बार। यदि दो पास पास रखी कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाए तो धारा परिवर्तन के कारण इसके नजदीक रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण घटना कहलाती है। यही घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण की घटना कहलाती है। यदि दूसरी कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में है तो इसके अंदर एक धारा भी प्रेरित हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। तो यहां पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा किस कारण से उत्पन्न हो रही है, वो हो रही है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस कारण उत्पन्न हो रहा है, पहली कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन के कारण। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। और यही घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण की घटना कहलाती है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम क्या करें, पहली कुंडली में धारा के मान में वृद्धि, अब धारा परिवर्तन कर रहे हैं तो दो प्रकार से हो सकता है। जैसे हम धारा के मान में वृद्धि करें, अगर हम पहले वाली कुंडली में धारा बढ़ रही है तो दूसरी वाली कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होगा या प्रेरित धारा होगी वो हमेशा इसके बढ़ने का विरोध करेगी, क्योंकि लेंज का नियम है
कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहां पर क्या होगा, जो प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल होगा ये उस कारण, कौन सा कारण, जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुई है। तो किसके द्वारा उत्पन्न हुई है, ये पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा पहली कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करती है। यानी अगर पहली कुंडली में धारा बढ़ रही है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार से बहेगी कि वो पहली वाली कुंडली की धारा बढ़ने का विरोध करेगी। तो माना धारा कैसे बढ़ रही है, इस दिशा में बढ़ रही है। तो यहां धारा क्या होगी, दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा विपरीत दिशा में बहेगी, जिससे कि पहली कुंडली में धारा बढ़ने का विरोध हो। और अगर धारा यहां क्या हो रही है, घट रही है, सपोज इस दिशा में धारा घट रही है, तो यहां पर क्या होगा, दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में बहेगी कि वो पहली कुंडली के धारा घटने का विरोध करेगी। तब वो पहली वाली कुंडली में जिस दिशा में धारा बह रही थी उसी दिशा में दूसरी वाली कुंडली में भी क्या होगी, प्रेरित धारा बहेगी, जिससे कि धारा के घटने का विरोध हो। ठीक है। और इसमें माना पहली वाली कुंडली में जो है किसी समय I1 धारा बह रही थी, पहली वाली कुंडली में बहने वाली धारा क्या माना, I1, ठीक हो गया। और इस कारण से दूसरी वाली कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या है, I2 है। ठीक है। तो होता क्या है, दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हमेशा अनुक्रमानुपाती होता है पहली कुंडली में बहने वाली धारा की। ठीक हो गया। दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स पहली कुंडली में बहने वाली धारा के या मुख्य धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर Φ2 बराबर आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती के बराबर आ गया। यहां पर एक नियतांक आता है m इंटू I1। m एक नियतांक है, इस m को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। इसको हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व, या अन्योन्य प्रेरण का गुणांक भी कहते हैं इसको, अन्योन्य प्रेरण का गुणांक। और ये दोनों कुंडलियों की स्थिति पर डिपेंड करता है कि इन दोनों कुंडलियों के बीच का कोण क्या है। ये दोनों कुंडलियों में जो फेरों की संख्या है उस पर निर्भर करता है। ये m इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू अंडरवुड, ये m इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू n1 इंटू n2। ये फेरों की संख्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। और ये m जो है ये इन दोनों कुंडलियों का जो स्वप्रेरकत्व होगा, माना इसका स्वप्रेरकत्व क्या है, पहली कुंडली का L1 और दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है, L2। तो ये दोनों कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व के गुणनफल के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको यहाँ पर हटा दें तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, बराबर कर दे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा k। इस k को कहते हैं युग्मन का नियतांक। ठीक है, यह युग्मन नियतांक इस k को। यदि ये दोनों कुंडलियां इतने पास पास हैं कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं एक कुंडली से गुजर रही हैं, अगर उतनी की उतनी चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली से गुजर रही है, तो उस समय k का मान क्या होता है, 1 होता है। हाँ, उस समय युग्मन 100% कहलाता है। तो यहाँ पर ये चीजें बताया आपको कि ये m का मान किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और यदि इन कुंडलियों के ये जो फेर हैं, इनके फेरों के बीच नर्म लोहे की क्रोड रखी जाए, तो नर्म लोहे की क्रोड रखने पर इस m का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है, इससे m का मान बढ़ जाता है। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि m क्या है, यहाँ पे ये m क्या चीज है, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहां से m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा Φ2 अपॉन I1, Φ2 अपॉन I1, ये m का मान आ गया। अब इसकी एक परिभाषा जाएगी यहां से, ये I1 क्या है, पहली वाली कुंडली में बहने वाली धारा। अब इसकी परिभाषा दीजिए। यदि हम क्या कर दें, I1 बराबर 1 एम्पियर कर दें, यदि पहली वाली कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो तब इस m का मान क्या आ जाएगा, Φ2 अपॉन 1, यानी Φ2। अर्थात अन्योन्य प्रेरकत्व
दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को कहते हैं, जबकि पहली वाली कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर की हो। तो बनाइए इस एम की परिभाषा। यदि पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उसके निकट रखी दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ही दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो अन्योन्य प्रेरकत्व है किसी एक कुंडली का नहीं होगा, ये दोनों कुंडलियों का होगा। तो एम या अन्योन्य प्रेरकत्व ये दोनों कुंडलियों का होता है, ठीक है। जो पहली कुंडली का होगा वही अन्योन्य प्रेरकत्व दूसरी कुंडली का भी होगा। इसमें एक और परिभाषा आपने यहां पर ये सूत्र देखा कि φ2 बराबर क्या आया, m इंटू आई आ गया। हम इसका उपयोग करेंगे। अभी आपने फैराडे का नियम पढ़ा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहां पर दो दो कुंडलियां हैं, तो यहां पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल माना क्या है, E। तो ये E क्या होगा, इस दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है। ये φ2 आ जाएगा, क्योंकि हम दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं। अब यहां पे हम φ2 का मान यहां से रख देंगे, तो यह आ जाएगा माइनस डेल्टा m, क्या आ जाएगा m, और φ2 ये पे आ जाएगा mi1 अपॉन डेल्टा t, ठीक हो गया। φ2 का मान यहां से रखते हैं समीकरण नंबर 1 से। इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो E बराबर क्या आ गया आपका, अगर हम ऋण चिन्ह को इग्नोर कर दें, ऋण चिन्ह क्या प्रकट कर रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है, ठीक है, ये दर की प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की का क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ये यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसका हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा है, धारा में परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसलिए यहां पर ऋण चिन्ह लगाया गया है। अगर हम यहां पर केवल आंशिक मान देखें तो यह आ जाएगा डेल्टा, इस m को बाहर लीजिए, m कांस्टेंट है, m इंटू डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t, ठीक है ना, केवल आंशिक मान लेने पे। और m की परिभाषा यहां से आ जाएगी, m बराबर क्या आ जाएगा, देखो m बाहर लेंगे यहां पे, तो यहां क्या डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t, तो m बराबर क्या आ जाएगा E अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t, हो गया। ये क्या है भाई, डेल्टा I अपॉन डेल्टा t, ये है धारा परिवर्तन की दर या धारा परिवर्तन की समय दर, कि प्रति सेकंड धारा में कितना परिवर्तन हुआ, वो है ये चीज डेल्टा I बाय डेल्टा t। डेल्टा I1 बाय डेल्टा t क्या होगा, पहली वाली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। E क्या है, दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब अगर मैं इसको 1 कर दूं धारा परिवर्तन की दर को, कि यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t इक्वल टू क्या हो जाए 1, 1 हो जाए, मात्रक क्या आएगा, I का मात्रक एम्पियर, t का मात्रक सेकंड, तो 1 एम्पियर प्रति सेकंड। यदि पहली वाली कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही हो, तब ये m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा E अपॉन 1 का मतलब E आएगा, इसका मान केवल m इक्वल टू E। तो अर्थात m मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व, ये किसको कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल को कहते हैं। पर कब, जब धारा परिवर्तन की दर 1 हो। अब इसको सही ढंग से परिभाषित कीजिए, क्योंकि परिभाषा आती है इसकी कई बार, कि m को परिभाषित कीजिए, अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक बताइए, विमा बताइए। तो क्या होगी इसकी परिभाषा, कि यदि दो कुंडलियां पास पास रखी हो, तो यदि दो कुंडलियां पास पास रखी हो और किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक हो गया। अब यहां पर इसका मात्रक क्या है अन्योन्य प्रेरकत्व का, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक
वही है जो स्वप्रेरकत्व का मात्रक था, जो एल का मात्रक था। क्या है एल का मात्रक? क्या था? हेनरी। तो इसका मात्रक भी क्या होगा? अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। ये अन्योन्य प्रेरकत्व का बड़ा मात्रक था। छोटे मात्रक है इसके मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। तो 1 मिली हेनरी, इसको ऐसा प्रकट करेंगे, 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10 की घात ऋण 3 हेनरी, और 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 10 की घात ऋण 6 हेनरी। ठीक हो गया। इसके बाद मात्रक हो गया। विमा, इसकी विमा वही है जो स्वप्रेरकत्व की विमा है। स्वप्रेरकत्व की विमा हमने निकाली थी, आप भी निकाल सकते हैं इस सूत्र से, जैसे हमने भी निकाला φ2 बराबर क्या m(i1) निकाला, या एक फॉर्मूला भी दूसरा निकालता है m बराबर क्या निकालता है E/डेल्टा I1/डेल्टा t। तो यहां पर E की विमा रखी, यहां पर I की और यहां पर T की विमा रखी, और उससे M की विमा आ जाएगी। यह आती है अन्योन्य प्रेरकत्व की विमा। अन्योन्य प्रेरकत्व की विमा होती है जो L की विमा होती है। स्वप्रेरकत्व की विमा क्या? mL स्क्वायर T की पावर -2 और A की पावर -2। mL स्क्वायर T की पावर -2 A की पावर -2। ये तो आपका अन्योन्य प्रेरकत्व हो गया। ये किस किस बात पे निर्भर करता है आपको बता दिया कि कुंडलियों की में जो फेरे हैं उनकी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती m is proportional to n1 n2, m is proportional to √ L1 L2, ये सब आपको बता दिया अभी। अब देखिए, जैसे अब हम निकाल रहे हैं अन्योन्य प्रेरकत्व कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो कुंडलियां हैं जो एक दूसरे के पास पास रखी हैं, उनका आपने अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। जैसे एक कुंडली है और इसके बाहर से एक दूसरी कुंडली है, पहले वाली जो कुंडली है ये अंदर वाली, इसकी त्रिज्या है माना R2, इसकी त्रिज्या क्या है R2, और जो बाहर वाली कुंडली है इसकी त्रिज्या क्या है R1। दो कुंडलियां हमारे पास, दोनों सकेंद्रीय हैं, दोनों का केंद्र संपाती है, एक ही जगह पे है। ठीक है। बाहर वाली जो कुंडली है इसमें N2, इसमें N1 फेरे हैं, अंदर वाली कुंडली में कितने फेरे हैं N2 फेरे हैं। ठीक है ना। इन्हें फेरों की संख्या बता दी। तो माना दो कुंडलियां हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 है, और इनमें फेरों की संख्या N1 N2 है, दोनों सकेंद्रीय हैं। अब जो ये R1 त्रिज्या वाली कुंडली है इसमें धारा प्रवाहित हुई है, कितनी धारा I1 धारा। ठीक है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहां पर माना हमने धारा नियंत्रक लगा दिया होगा, ये कुंजी है, कुंजी दबा दी। ठीक है। तो ये कुंडली, इसमें बहने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे तो इससे क्या होगा, अंदर वाली जो कुंडली होगी उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। उस कारण से अंदर वाली कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो यानी यहां पर अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी। ठीक है। तो इन हमने क्या निकालना है, इन दोनों कुंडलियों का क्या निकालना है, क्योंकि यहां पर अन्योन्य प्रेरण की घटना हो रही है, इसलिए इन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व किससे प्रकट करता है, अन्योन्य प्रेरकत्व को M का मान निकालना। इसके लिए सूत्र ज्ञात करना। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए हम सूत्र। सबसे पहले जिस कुंडली में धारा बह रही है, बाहर वाली कुंडली R1 त्रिज्या वाली कुंडली जिसमें धारा बह रही है, इससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने से पहले यह बताइए, इसमें I1 धारा बह रही है, तो R1 क्या त्रिज्या इसकी R1, तो R1 त्रिज्या वाली
कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्योंकि जिस कुंडली में धारा बह रही है उस कुंडली में क्या निकाल देना, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो निकालिए, माना ये I1 धारा किस कुंडली में बह रही है, R1 त्रिज्या वाली कुंडली में, तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, धारा बहेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, B1। तो सूत्र क्या होगा बताइए, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, μ0 I/2R। और इसमें अगर फेरे दे रखे हैं तो तब होगा μ0 Ni/2R। अब यहां पर N1 N2 क्या आएगा, तो किस कुंडली में धारा I1 किस कुंडली में बह रही है, जिसमें N1 फेरे, ठीक है। तो ये I1 आएगा, ये N1 आएगा, ठीक है। जिसमें धारा बह रही है उसी के फेरे लेना। तो I1 धारा बह रही है तो इसमें फेरे कितने, N1, और त्रिज्या क्या है इसकी, R1, उसी की त्रिज्या मिलेगी। अब इस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स में निकालिए। अतः R1 अब चुंबकीय फ्लक्स किसका निकालेंगे, इसका नहीं। अब जिस कुंडली में धारा बह रही है उसका चुंबकीय फ्लक्स नहीं निकालना है। हम अन्योन्य प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक पर कौन सी कुंडली का देखते हैं, दूसरी वाली कुंडली का, जिसमें धारा, मुख्य धारा जिसमें नहीं बह रही थी, जिसमें धारा परिवर्तन कर रहे हैं उस कुंडली को क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली। और जिसमें क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली। तो द्वितीय कुंडली है अंदर वाली, इसका चुंबकीय फ्लक्स देखेंगे, जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए इसमें, अर्थात R2 त्रिज्या वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, Φ2। तो Φ2 बराबर क्या सूत्र आएगा, NBA cos थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी लंबवत होती है बोल्ट के, और यहां पर इसका जो अभिलंब होगा, इस तल का अभिलंब, वो भी क्या होगा, बोल्ट के अभिलंबवत होगा। उससे B और A के बीच का कोण क्या आएगा, 0 आएगा। B और A के बीच का कोण होता है थीटा, इस टाइम 0 है यहाँ पे। तो Φ2 बराबर क्या हो जाएगा, N के स्थान में क्या आएगा भाई, N1 के N2। जिस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं उसी का फेरों की संख्या आएगी। तो दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं तो दूसरी कुंडली के फेरे आएंगे, N2। चुंबकीय क्षेत्र किसका आएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन कर रहा था, जिसमें धारा बह रही थी, वही तो उत्पन्न करता है I1 धारा, वो बैठती पहली वाली कुंडली में, इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका B1 है, तो ये B1 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। A क्षेत्रफल किसका आएगा, क्षेत्रफल जिसमें चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं, ये वाला, तो यानी दूसरी कुंडली A2, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आएगा N2 B1 A2 cos 0 हो जाएगा। अब रखिए मान, तो Φ2 बराबर आ जाएगा आपका, क्या आएगा, Φ2 बराबर N2 B1 का मान यहां से रखिए, μ0 N1 I1/2R आ गया। ये B1 का मान आ गया इंटू A2 माने दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल। दूसरी कुंडली है वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी त्रिज्या R2, तो इसका क्षेत्रफल होगा πr²। cos 0 का मान 1। आप A2 को A2 भी रख सकते हैं, बाद में रख दीजिए πr² के रूप में वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसमें Φ2 का मान क्या आ गया, Φ2 बराबर कीजिए मल्टीप्लाई को, μ0 N1 N2 आगे N1 N2 μ0 N1 N2 आगे पाई भी तो आ रहा है ना पाई, तो इसको रखिए आगे, मल्टीप्लाई करके निकालिए क्या आ रहा है। Φ2 बराबर
म्यू जीरो पाई n1 n2 भी आ गया, फिर I1 R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1। हर में R1 है, R से R कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो म्यू जीरो पाई n1 n2 I R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1। अब आपका अंत में आ जाएगा क्या, M। अब M कैसे आएगा, M मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व। कैसा आएगा वो अन्योन्य प्रेरकत्व, M बराबर क्या होता है, I2 अपॉन I1, ठीक है ना। I1 मतलब ये वाला I1, ठीक है। I1 मतलब पहली कुंडली में बहने वाली धारा। तो I2 का मान आपका ये आ गया, रखिए मान यहाँ पे। I2 का मान क्या जाएगा, म्यू जीरो पाई n1 n2 I1 R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1। ये तो I2 का मान रखा, अब बट्टे क्या था यहाँ I1, ठीक है। तो सीधा सीधा आ गया, M का मान क्या आ गया, M बराबर I1 से I1 कैंसिल, ठीक हो गया। क्या हो जाएगा बताओ, M की वैल्यू क्या रहा आपके पास, बताइए। M बराबर म्यू जीरो पाई n1 n2 म्यू जीरो पाई n1 n2 R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1। तो ये आपका अंत में आ गया ये फॉर्मूला, म्यू जीरो n1 n2 पाई म्यू जीरो n1 n2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1। क्लियर हो गया, समझ गए इसको। यदि इन दोनों कुंडलियों के अंदर हम एक ऐसी नर्म लोहे की छड़ रखते हैं या ऐसे पदार्थ की छड़ रखते हैं जिसका आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर, ऐसे पदार्थ की छड़ रखते हैं यहां अंदर जिसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या हो, म्यू आर हो, तो उसके लिए तब m का मान क्या जाएगा, उसके लिए m का जो मान होगा वो इस मान के साथ म्यू आर का गुणा करके प्राप्त होगा, ऐसा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर वाली छड़ को जब हम यहां रखेंगे तो वो m के मान को म्यू आर गुना और बढ़ा देता है, वो इतना गुना और कर देगा, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला इसका ये वाला है, म्यू जीरो वाला। और अगर कहीं पे इसका जिक्र हो कि माना नर्म लोहे की छड़ रखी है, उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर है, तो इसको म्यू आर से और गुणा कर दीजिए, वो तब नर्म लोहे की छड़ युक्त कुंडली के लिए फॉर्मूला है, यहां पर म्यू आर और आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये आपका किस चीज का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया आपका अन्योन्य प्रेरकत्व दो समतल कुंडलियों के, ठीक है। अब यदि दो परिनालिकाएं रखी हो पास पास, तब क्या होगा, दो परिनालिकाओं, ये दो परिनालिकाएं हैं, वो एक दूसरे के पास पास रखी गई हैं, उनमें से किसी एक में धारा बह रही है और उस धारा के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरी वाली परिनालिका में क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी। तो हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। इसके लिए भी कैसे निकालेंगे, माना जब पहली परिनालिका है उसका चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, ऐसे निकाले थे हम P1, क्या होता है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, म्यू जीरो, माना एक परिनालिका में धारा N1 है, दूसरी परिनालिका में एक परिनालिका में धारा क्या है
I1 और इसमें फेरे कितने हैं N1। ठीक हो गया। इस परिनालिका की लंबाई है L। तो बताइए इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? I1 धारा बह रही है इसमें, N1 फेरे और L इसकी लंबाई है। तो बताइए म्यू जीरो B1 इक्वल टू क्या होगा? म्यू जीरो N1 I1 अपॉन L। आपने फॉर्मूला ये पढ़ा था वैसे, B म्यू जीरो स्मॉल n I, ये पढ़ा था, ये था। इसमें स्मॉल n क्या था? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तब हमने कहा था स्मॉल n का मान क्या होता है? कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई। तो स्मॉल n के स्थान पे कैपिटल N अपॉन L लगते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा कब? जब कुल फेरों की संख्या दे रखी और कुल लंबाई दे रखी। तो किसी परिनालिका में I1 धारा बह रही है, उसमें फेरों की संख्या N1 है, उसकी लंबाई L है, तो उस परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। तो बताइए इसके निकट रखी जो दूसरी परिनालिका होगी उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? Φ2। Φ2 बराबर क्या होता है? अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था पहले वाले केस में, N2 B1 A cos थीटा, पहले लिखा था ना NBA cos थीटा। यहाँ क्या आएगा? N1 N2 आएगा। क्या आएगा? N1 आएगा क्या N2? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स किस परिनालिका में देख रहे हैं? दूसरी। तो फेरों की संख्या भी दूसरी परिनालिका क्या है? माना दूसरी परिनालिका में कितने फेरे हैं? N2 फेरे हैं। दूसरी परिनालिका का क्षेत्रफल क्या है? A2 है। ठीक है, तो ये A2 हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल भी दूसरी परिनालिका में देखा जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र किसमें उत्पन्न हुआ? पहली परिनालिका में, इसलिए B1 आएगा। ठीक है, और वही चुंबकीय क्षेत्र तब कहां पर उत्पन्न हुआ? निकट वाली दूसरी परिनालिका में। cos थीटा के स्थान में क्या आएगा? cos 0, क्योंकि यहां पर B और A के बीच का कोण क्या होता है? 0 डिग्री होता है इसमें। अब रखिए मान इसका B1 का मान यहां से रखिए, तो Φ2 बराबर क्या आ जाएगा? N2 B1 का मान यहां से रखिए, म्यू जीरो N1 I1 अपॉन L इंटू A2 और cos 0 का मान क्या हो गया? 1। ठीक हो गया, समझ गए? अब क्या कीजिए, दोनों तरफ I1 का मान, किसका भाग कीजिए दोनों तरफ? I1 का। क्यों दे रहा हूं भाग में? क्योंकि Φ2 अपॉन I1 क्या होता है? ये किसका मान देता है? M का मान। तो क्योंकि M बराबर क्या होता है? Φ2 अपॉन I1। Φ2 आपने ये निकाल ही दिया है। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये Φ2 का मान आ गया। तो निकालिए M का मान। M बराबर क्या होगा? Φ2 अपॉन I1। Φ2 आ गया, इसके बट्टे में I1 रखिए, M आ जाएगा। तो यानी Φ2 के मान में I1 का भाग दीजिए। तो देखिए जब इस Φ2 के अपॉन में I1 रखूंगा मैं, तो यहां तो रखना पड़ेगा I1। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? ये आ जाएगा M बराबर, यानी दोनों तरफ I1 का भाग दे दीजिए इसमें। तो Φ2 अपॉन M1, सॉरी Φ2 अपॉन I1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा M बराबर क्या आएगा? भाई बोलिए, म्यू जीरो N1 N2 I1 हट जाएगा है। ठीक है, A2 अपॉन L। ये आपका आ गया किसका सूत्र? दो पास पास रखी परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसमें से एक परिनालिका में हम धारा परिवर्तित कर रहे हैं, उस कारण से निकट रखी दूसरी परिनालिका के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है, अर्थात अन्योन्य प्रेरण की घटना हो रही है। तो इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं? दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल रहे हैं। सूत्र क्या आ गया? M बराबर म्यू जीरो N1 N2 A2 अपॉन L। यहां L क्या है? किसकी? पहली परिनालिका, दूसरी परिनालिका? पहली परिनालिका की है। चाहो तो आप इसको L1 भी कर सकते हैं, जिससे स्पष्ट पता चल जाए कि ये पहली परिनालिका की लंबाई है। और A किसका है? क्षेत्रफल है ये किसका? दूसरी परिनालिका। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला आ गया, म्यू जीरो N1 N2 A2 अपॉन L1। कुछ बुक्स में इसको A लिखा गया होगा, इसको L लिखा गया होगा, केवल
इसको ए लिखा है, इसको केवल एल लिखा है, तो कंफ्यूजिव है। यहाँ पर A2L1 करें जिससे पता चल रहा है A2 माने दूसरी परिणालिका का क्षेत्रफल और L1 माने पहली परिणालिका की लंबाई। ठीक हो गया ना। तो आज आपने यहाँ पे प्रेरकत्व के बारे में पढ़ा और इसमें एक चीज थोड़ा, अगर इन दोनों परिणालिकाओं के अंदर हम ऐसे पदार्थ की छड़ रख दें जिसका आपेक्षिक चुंबकशीलता जिसकी क्या हो, μr हो, तो तब उसका मान क्या आएगा। तब उसके लिए यदि नर्म लोहे की छड़ अंदर रखी है दोनों परिणालिकाओं के, तब उस स्थिति में अन्योन्य प्रेरकत्व n का सूत्र क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा इस पूरे सूत्र का μr गुना, μr और लगा देना साथ, ठीक है। क्योंकि नर्म लोहे की छड़ रखने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होता है, उतने उसके μr गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूलों की डेरिवेशन हो गई, अन्योन्य प्रेरकत्व हो गया, उनके मात्रक हो गए, विमाई हो गई। थैंक यू।